सरोकार। तो लोकतंत्र के महापर्व में तीसरे चरण का आगाज हो चुका है। सुबह 7 बजे से लगातार वोटिंग जारी है, जो कि शाम 6 बजे तक चलेगी। इस दौरान 7 केंद्रीय मंत्री और 4 पूर्व सीएम ऐसे हैं जिनकी साख दांव पर लगी है। इसके साथ ही आपको बता दें कि 11 राज्यों की 93 सीटों पर लगातार वोटिंग जारी है। इसके साथ ही आपको यह भी बता दें कि 9 बजे तक का वोटिंग परसेंटेज क्या रहा है, पहले यह जानते हैं। तो यूपी की 10 लोकसभा सीटों पर भी आज सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो चुकी है और पश्चिमी यूपी की ये 10 लोकसभा सीटें हैं जहां वोटिंग हो रही है। एटा में 9 बजे तक 13.85% वोटिंग हुई है और लगातार वोटिंग परसेंटेज के बढ़ने का सिलसिला भी जारी है। शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी, लेकिन 9 बजे तक का वोटिंग परसेंटेज सामने आ चुका है। मैनपुरी में 9 बजे तक 12.34% वोटिंग हुई है। मैनपुरी में मुकाबला दिलचस्प है और साथ ही साथ बदायूं में भी 9 बजे तक 12% जनता अपने घरों से बाहर निकली है, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करी है और लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सूबे के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ भी एक्स के माध्यम से लोगों से अपील कर रहे हैं कि वो घरों से बाहर आए, वोट डाले। वही फिरोजाबाद की अगर बात करें तो 9 बजे तक का वोटिंग परसेंटेज सामने आ चुका है। पश्चिमी यूपी की 10 लोकसभा सीटों पर सुबह 7 बजे से वोटिंग जारी है, जो शाम 6 बजे तक चलेगी और इन 10 लोकसभा सीटों पर मुकाबला दिलचस्प है। अगर हम 2019 के नतीजों पर गौर करें तो इन 10 लोकसभा सीटों में से 8 सीटें ऐसी थी जो बीजेपी के खाते में गई थी और 2 लोकसभा सीटें ऐसी थी जिस पर समाजवादी पार्टी का कब्जा था, संभल और मैनपुरी। और ये दोनों ही सीटें इस बार भी बीजेपी के लिए कड़ी चुनौती बनने वाली है, क्योंकि इस बार मैनपुरी से फिर से समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और सुप्रीमो अखिलेश यादव की पत्नी और मौजूदा सांसद मैनपुरी से डिंपल यादव चुनावी मैदान में हुंकार बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो वही भारतीय जनता पार्टी ने भी इस बार कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह को चुनावी मैदान में उतार दिया और यहां पर मुकाबला कांटे का होने वाला है। वहीं संभल से एक लंबे समय से डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क सांसद थे जिनका निधन हो चुका है और इस बार उन्हीं के परिवार के सदस्य को जियाउर रहमान बर्क जिनका नाम है, उनको समाजवादी पार्टी ने चुनावी मैदान में उतारा है। और साफ तौर पर अगर संभल पर गौर करें तो यहाँ पर मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है। लेकिन जिन 10 लोकसभा सीटों पर इस बार जनता अपने मत का इस्तेमाल कर रही है, यहाँ पर जातीय समीकरण बहुत सर्वोपरि रहे हैं और यही वजह है कि हर एक जातीय समीकरण को साधते हुए, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे बसपा हो, कैंडिडेट को चुनावी मैदान में बहुत सोच समझकर परख कर उतारा गया है। वही अगर आज की बात करें तो आज कई केंद्रीय मंत्रियों के साथ ही पूर्व सीएम की साख दांव पर लगी है और साथ ही साथ आज गुजरात में भी लोकसभा चुनाव है, जहां गांधीनगर की ऐसी सीट है जहां से खुद केंद्रीय मंत्री अमित शाह, यूपी का केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। तो उनके समर्थन में आज एक बड़े तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधे तौर पर तो नहीं, लेकिन अपील की है कि लोग घरों से बाहर निकलें और वो लगातार लोगों से मुलाकात करते हुए भी नजर आए हैं। और सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो चुकी है और अगर हम 2019 के ऑल ओवर नतीजों की बात करें तो ये जो चरण है ये बीजेपी का एक मजबूत दुर्ग रही है और मजबूत दुर्ग को साधने की कोशिश लगातार बीजेपी ने की। और अगर यूपी की बात की जाए तो यूपी पर तो बीजेपी का खासा फोकस रहा है। मिशन 80 के लक्ष्य को लेकर इस बार बीजेपी चल रही है, लेकिन उससे पहले ये 3 अलग अलग तस्वीरें आपको बता दें जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आम जनता की तरह अपने मत का इस्तेमाल किया है और लोकतंत्र की सबसे खूबसूरत तस्वीर आज तक की कहलाई जाएगी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश का सबसे बड़ा नेता, विश्व का सबसे बड़ा नेता एक आम जनता की तरह अपने मत का इस्तेमाल करने पहुंचता है, जहां सभी अधिकारी अपने कुर्सी पर बैठे रहते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना पर्चा लेते हैं, उस पर हस्ताक्षर करते हैं और उसके बाद वो अपने मत का इस्तेमाल करते हैं। वह जो दूसरी तस्वीर आप इस वक्त देख पा रहे होंगे, इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मताधिकार का इस्तेमाल करके जब बाहर निकलते हैं गांधीनगर में तो वो लोगों से मुलाकात करते हैं, लोगों से अपील करते हैं कि वो घरों से बाहर निकले, अपने मत का इस्तेमाल करें। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बच्चों के प्रति जो लगाव है वो अक्सर देखा जाता है और आज जब प्रधानमंत्री मोदी अपने मत का इस्तेमाल करके बाहर निकलते हैं तो भी वो बच्चों से मुलाकात करते हैं, उनसे मुखातिब होते हैं। और तीसरी तस्वीर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार हाथ हिलाते हुए लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन इस बार किस पार्टी के लिए कितनी बड़ी चुनौती है? क्या बीजेपी अपने मजबूत दुर्ग को बचाने में कामयाब होगी या फिर इंडिया अलायंस का मैजिक इन सीटों पर देखने को मिलेगा? जैसे कई तमाम बड़े सवाल है जिस पर बड़ी चर्चा करेंगे, जिसके लिए कुछ मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पहले उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर राजेश आनंद जी इस वक्त स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है। वहीं राजनीतिक विशेषज्ञ के तौर पर दिलीप जी इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं और इस चर्चा की शुरुआत सबसे पहले राजेश आनंद जी से करते हुए। राजेश आनंद जी, वोटिंग परसेंटेज आपने देखा होगा 9 बजे तक का सामने आ चुका है, क्या लगता है वोटिंग परसेंटेज को देखते हुए कि इस बार कुछ वोटिंग परसेंटेज में बढ़ोतरी होगी? क्योंकि 2 चरणों में वोटिंग परसेंटेज बहुत कम रहा। बिल्कुल,
क्योंकि आज देश के प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से गांधीनगर में मतदान की प्रक्रिया को पूरा किया है, और उन्होंने जब वहाँ से अपील की कि लोग घरों से निकले और ज़्यादा से ज़्यादा मतदान का रिकॉर्ड बनाएं, ये एक पर्व की तरह मनाया जाना शुरू हो गया। और सबसे बड़ा कार्यक्रम देखते हुए हुआ ये कि अब जब टीवी पे चलने लगा कि नरेंद्र मोदी ऐसा शख्स पैदल यात्रा करके और लोगों से मिलते हुए वोट का मतदान किया है अपना, तो लोगों में एक जोश और उत्साह बढ़ा है, जिसका परिणाम देखने को मिल रहा है। मैनपुरी में भी, एटा में भी, संभल में भी। यूपी के 10 लोकसभा में चुनाव है आज, तो एक माहौल बना दिया उन्होंने शुरुआत, जैसे कि लोगों को जागृत कर दिया सुबह सुबह ही कि लोग घरों से निकले। और निसंदेह मेरा तो अनुमान है कि इस बार पिछले चुनाव के अपेक्षा मतदान का प्रतिशत बिल्कुल बढ़ेगा। बिल्कुल, वोटिंग परसेंटेज बढ़ने की चांसेस है। बहरहाल अभी तो बहस 2 ही घंटा बीता है, अभी तो शाम 6 बजे तक का समय है। लेकिन देखिए दिलीप जी, अगर हम 2019 की बात करें तो ये बात तो बिल्कुल साफ है, नतीजे बताते हैं कि तीसरा चरण बीजेपी के लिए मजबूत दुर्ग है। लेकिन जैसे जैसे चुनाव दर चुनाव बीते हैं, मुद्दे बदले हैं। पहले मैनिफेस्टो पर सियासत हुई, उसके बाद मंगलसूत्र का मुद्दा आया, विरासत का मुद्दा आया, अब शहंशाह और शाहजहां का भी मुद्दा और पाकिस्तान का मुद्दा सुनने को मिल रहा है। तो क्या ये तमाम बड़े मुद्दे तीसरे चरण में एक बड़ा वोट बैंक बीजेपी के खाते में ला सकते हैं? देखिए मुस्कान जी, जो कमोबेश जो है दोनों चरणों में जो है मतदान का प्रतिशत रहा, वही इस बार भी रहेगा। और लोग जो है जो धर्म की राजनीति या फिर जो है जो जात की राजनीति, जो बांटने की राजनीति, अभी देखिए जो है पिछले डिबेट में मैं आपके यहाँ ही था, पाकिस्तान वाली जो है राजनीति, इससे जो है आजिज आ चुके हैं लोग। जो है पूछ रहे विकास कहाँ है, रोजगार कहाँ है, शिक्षा कहाँ है, चिकित्सा व्यवस्था क्या है, महंगाई कितने चरम सीमा पे, भ्रष्टाचार का मुद्दा है। तो इन सब चीज़ों पे जो है लोग निकलेंगे और जो है मतदान जो है जरूर करेंगे। रही बात, एक बात है कि जिन जिन सीटों पे जो है उत्तर प्रदेश की जो 10 सीटों पे जो चुनाव हो रहे हैं, उसमें से एकमात्र सीट जो है आपका समाजवादी पार्टी के खाते में रही, मैनपुरी में। नेताजी जो है के बाद जो है डिम्पल यादव, उस पर जो है उपचुनाव हुआ। लेकिन जो है सारे के सारी जो है सब बीजेपी के खाते में रही। इस समय स्थिति ये है कि जो बदायूं की सीट है, जो मैनपुरी की सीट है और जो फिरोजाबाद की सीट है समाजवादी पार्टी की, खासतौर पे जो है सैफई के लोगों का, ये तो निकलना तय है। और एक कारण और मैं बता दूं कि इसमें पोलराइजेशन, इन 10 सीटों के लिए पोलराइजेशन ऐसा हुआ है और आगे भी होगा कि डिम्पल यादव जो क्षत्रिय समाज से आती हैं और जो है यादव समाज में उनकी शादी हुई है, मैनपुरी के करहल चौराहे पे महाराणा प्रताप जी की जो है मूर्ति लगी हुई है, वहां पे जो है उन्होंने शुरुआत किया जो है माल्यार्पण करके। इसके बाद जो है चुनाव प्रचार में अभी कुछ दिन पहले निकली। उसके जो है चंद आधे 1 घंटे बाद जो है कुछ जो है सजाती लोग, मतलब जो महाराणा प्रताप की जो है जाति के लोग थे, वो आके वहां पे जो है यादवों को जो है गाली देने लगे, सरेआम गाली दिए। और जो है पुलिस प्रशासन के जो है सामने जो है गाली दिया। वो वीडियो मेरे पास है, बहुत गंदी गंदी गालियां दिया और उस मूर्ति को जो है धुलवाया गया। तो एक बार लोगों के जहन में वही बात आ गई कि 2017 में जो है जब योगी आदित्यनाथ जो है सीएम बने और जो है सीएम आवास को जिस तरह से जो है गंगा जल से धुलवाया गया था, उसी हिसाब से सामंतवादी सोच के लोग पुनः जो है ये काम कर रहे हैं, जो कि मैनपुरी के करहल में किया। तो वहां का जो पोलराइजेशन है, यादव में बड़ा रोष है। और ये जो है सत्ता संरक्षण के लोग हैं, संरक्षित लोग हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जबकि यादव समाज ने जो है बहुत ही धैर्य का परिचय दिया और ये भी कहा कि जो है आप ही की बेटी थी, आप ही की बेटी हमारे यादव समाज में आई है, तो जो है हमने वो हमारी, आपकी बेटी हमारी बहू है, तो हम लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए, समाज में वैमनस्यता नहीं करनी चाहिए। तो ये जो ध्रुवीकरण इन्होंने जो है, जो बीजेपी वालों ने जो है काम किया, बीजेपी के जो है जो चंद, हम तो गुंडे कहेंगे क्योंकि जो है मैं भी यादव समाज से आता हूं, तो मुझे भी बड़ा रोष है कि ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। जो है तुरंत उनको जो है जेल भेजना चाहिए, वो भागे फिर रहे। तो वो पोलराइजेशन जो है आपका समाजवादी पार्टी की तरफ जो है खींच के ले जा रहा और जो है अच्छी बढ़त से होगा। आपको जो है बदायूं की सीट हो गई, मैनपुरी की हो गई, फिरोजाबाद की हो गई और
कांग्रेस की जो है फतेहपुर सीकरी सीट निकलेगी, जो गठबंधन इंडिया गठबंधन की सीट है, और में जो है आगरा है तो ये बढ़त लेगी। बरेली में भी जो है समाजवादी पार्टी जो है अच्छा करेगी। और मैं समाजवादी पार्टी का जो है वो नहीं कर रहा हूं, मैं जो है इंडिया गठबंधन की बात कर रहा हूं। और दिन प्रतिदिन जो ग्राफ है, लोग जो पूछ रहे हैं कि जो है वोटिंग परसेंटेज घट रहा है कि विकास कहाँ हुआ है, तो इन सब मुद्दों को लेके जो है जागरूक हो चुके हैं, खासतौर पे नौजवान जागरूक हो चुके हैं। अपील सारे करते हैं, मैं बताऊं जो भी जो है निकलेगा जो है बूथ से जो है, चाहे वो नरेंद्र मोदी जी हो या फिर जो कोई भी हो, वो अपील करेगा। सब लोग को अपील करते हैं, हम भी आपके चैनल के माध्यम से अपील कर रहे हैं कि जो है लोग घरों से निकले और ज्यादा से ज्यादा वोटिंग करेंगे, तभी जो है परिणाम अच्छा आएगा। आप अपने मतों का जो है प्रयोग करें, अपने अधिकार का प्रयोग करें, क्योंकि ये जो है हर 5 साल में एक बार ही आता है। और इसी से आपका भाग्य तो बदलता ही है, साथ में देश का भाग्य और दुनिया का भी भाग्य बदलता है। क्योंकि दुनिया का भाग्य इसलिए बदलेगा कि अगर आप जो है अच्छा जो है प्रतिनिधि चुन के लाएंगे, अच्छा प्रधानमंत्री चुन के लाएंगे, तो जो है विदेशों में आपके जो है दरवाजे खुल जाएंगे। तो उस देश में जाके वहां से अर्न करेंगे, उनको भी जो है लाभ होगा, आपको भी लाभ होगा। बिल्कुल। देखिए राजेश आनंद जी, जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ रहे हैं, राम मंदिर का मुद्दा तो हम पहले चरण से सुनते आ रहे हैं, लेकिन अब बीजेपी और मुखर होकर राम मंदिर को अपनी बड़ी उपलब्धि बता रही है। अब जैसे जैसे चुनाव पूर्वांचल की तरफ बढ़ रहा है, बहरहाल आज तो पश्चिमी यूपी के 10 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, तो क्या राम मंदिर का मुद्दा बीजेपी के लिए इस चरण में प्लस साबित होने वाला है, क्या लगता है? बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल सही बात कह रही है मुस्कान जी, क्योंकि परसों जो नरेंद्र मोदी का रोड शो अयोध्या में हुआ, उससे पूर्वांचल साधने की एक प्रक्रिया थी बीजेपी की। प्रधानमंत्री राम मंदिर निर्माण के प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहली बार अयोध्या आए, और जिस तरीके से उनका स्वागत किया गया, जिस तरीके से उन्होंने वहाँ रोड शो किया, लोगों से मिले, राम जी की पूजा अर्चना की और उनसे आशीर्वाद लिया। इससे एक अयोध्या पहुंचने का मकसद उनका, अयोध्या और रामलला की पूजा अर्चना तो थी जी, उसके साथ साथ पूरे पूर्वांचल की जितनी सीटें हैं उनको साधने का भी एक इशारा उनका था। और पीछे के चुनाव को अगर आप देखेंगे तो चुनाव की शुरुआत जब होती है तो विकास, डेवलपमेंट, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, यहाँ से शुरुआत होती है, और अंतिम चरण तक आते आते चुनाव राम मंदिर, हिंदू मुसलमान पे आके टिक जाता है। और सबसे बड़ा हथियार पाकिस्तान होता है। बिल्कुल। पाकिस्तान को चुनावी मुद्दा बनाने, अरे देश का चुनाव है, देश से पाकिस्तान का भी जो बीते दिनों एक घटना हो गई, वहाँ पुंछ पे हमला कर दिया गया, एक जवान शहीद हो गया, जिस तरीके से, तो एक मोटिवेशन ग्रास रूट लेवल तक चला जाता है कि नहीं यार, देश को सुरक्षित होना चाहिए। उसके लिए स्वाभाविक है कि बीजेपी जो है अपने को सर्वोपरि मानती है, और कि हम देश के राष्ट्र के सबसे बड़े राष्ट्रवादी हैं, और उसको कैश कराने के लिए चुनाव में वो अग्रसर रहती है। लेकिन देखिए दिलीप जी, अभी हम लगातार देख रहे हैं जैसे जैसे वाकई चुनाव बढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं अब अनर्गल मुद्दों पर राजनीति हो रही है। राजेश जी ने भी जिक्र किया कि पाकिस्तान का मुद्दा एक बार फिर से हथियार बनाने की बीजेपी ने कोशिश की है। जी जी। तो कहीं ना कहीं ये भी कहना मुनासिब होगा कि जो जनता के मुद्दे हैं वो दब गए हैं। जो क्षेत्रीय मुद्दे ऐसे हैं जो लगातार चुनावों में हावी हो सकते हैं, लेकिन उन मुद्दों पर बात नहीं करके हम चुनावों में अक्सर ऐसे मुद्दे देखते हैं जिसका जनता से कोई सरोकार नहीं है। विरासत, मंगलसूत्र से लेकर मुस्लिम लीग, क्या वाकई आपको लगता है कि इस मुद्दे पर राजनीति हो सकती है, या एक बड़ा वोट बैंक साधा जा सकता है इन मुद्दों पर? देखिए एक बात बताएं, जनता बहुत जागरूक हो गई है इन 10 सालों में। जिस हिसाब से जो है नरेंद्र मोदी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, लोग आजीज आ चुके हैं। जैसे 15 लाख आएंगे, आप बात समझिएगा, 15 लाख आए, वो 15 लाख आज तक नहीं आया। जिस जो है महंगाई को लेके जो है 370 रुपए की जो है गैस सिलेंडर को 1150 रुपए जो है हो गया। स्मृति ईरानी जो है चूड़ियां पहना रही थी, तो उस महंगाई के मुद्दे को भी जो है लोगों ने जान लिया। जो बेरोजगारी की बात थी कि जो है हम रोजगार जो है 2 करोड़ जो है रोजगार देंगे, नौकरियां देंगे, वो जो है जुमला हो गया। हम जो है नोटबंदी किया, कितने लोग मारे गए। इसके अलावा जो है किसानों का आंदोलन रहा, किसानों के आंदोलन में जो है कितने लोग शहीद हो गए। एनआरसी हो गया, सीए हो गया,
इन सब मुद्दों से आज जो है देश ये पूछ रहा था आपके मैनिफेस्टो जो है 2014 का क्या था, उसके कितने जो है परसेंटेज आपने काम किया, कितना प्रणीत हुआ, आपके जो है 2019 के क्या थे उसको, और 2024 में आप जो है चुनाव के जो है चंद दिनों मतलब वोटिंग के जो है चंद दिनों पहले आप जो है चुनाव घोषणा पत्र आप जो है घोषित करते हैं, और उन चुनाव घोषणा पत्रों की बात नहीं करते हैं, उसका एनालिसिस नहीं बताते कि इतना हुआ काम। तो जनता इस चीज को बहुत अच्छे से जान गई है कि जो है ये सरकार राम मंदिर की बात करेगी, ये आतंकवाद की बात करेगी, पाकिस्तान की बात करेगी, हिंदू मुस्लिम की बात करेगी, मुस्लिम लीग की बात करेगी, विरासत, मतलब तमाम चीजें ये। तो इन सब चीजों से जनता ऊब चुकी है पूरी तरह, 10 साल में पक चुकी है, वो बदलाव चाह रही है, वो ये चाह रही है कि हमें इनसे निजात मिले। इसी वजह से वोटिंग परसेंटेज कम हो रहा है, आप समझिएगा। और वोटिंग परसेंट एनालाइज करेंगे तो उन्हीं जो है सीटों पे जहां पे भारतीय जनता पार्टी के 8 से 10% का जो मार्जिन चल रहा है वोटिंग परसेंटेज गिरने का, वो सारे के सारे जो है भारतीय जनता पार्टी के ही वोटर्स हैं। तो ये बड़ा जो है अचंभे वाली बात है कि अगर वोटिंग परसेंटेज गिरता है तो निश्चित तौर पे जो है उस सरकार के लिए नुकसानदायक के साथ साथ जो है दूसरे जो है विपक्षी पार्टियों के लिए भी नुकसानदायक है। बिल्कुल हमें राजेश, तो ये चाहिए कि मैंडेटरी कर देना चाहिए, कंपलसरी, जितने लोग हैं जहां भी हैं। बात समझिएगा, वोटिंग परसेंटेज घटने के कारण भी ये है कि लोगों को जो है सरकार के प्रति आस्था न होना, और दूसरी बात की जो है बदलाव के लिए जो एक भ्रमित जो है ये कहें कि जो है जो ईवीएम का मामला है कि जो है बटन दबाइए जो है हाथी पे लगता है कि उस पे कमल के फूल पे या जो है दूसरे पे, तो वो स्थिति जो बनी हुई है वो लोग आजीज आ चुके हैं, वो चाहते हैं कि जो है हम वोट न करें, जबकि ये सुविधा हो जानी चाहिए पूरे देश में जो जहां पे भी है। जैसे मैं जो है लखनऊ में बैठा हुआ हूं, मैं आजमगढ़ का वोटर है, मैं 25 तारीख को वोट देने जाऊंगा। अब वहीं पे जो है मेरी पत्नी है, मेरी पत्नी नहीं जा पाएगी, हम घर पे जो है 4 लोगों का वोट है, 4 लोग में 3 लोग दे पाएंगे, क्योंकि बच्चे भी हैं, पढ़ाई हो रही है। तो वो व्यवस्था भी लागू करनी चाहिए कि जो है जो लोग न जा पाए उनकी वोटिंग, तो वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा और बहुत ही निर्णायक भूमिका में लोग रहेंगे, और मतलब 100% मतदान हो सकता है। विदेशों में बैठे हुए हैं, आप ऐसा सिस्टम बनाइए कि जो है सब जो है ऑनलाइन हो जाए। ठीक है, बिल्कुल। देखिए बिल्कुल ठीक है, मैं अब इसका जवाब लेना चाहूंगी राजेश आनंद जी से। राजेश आनंद जी, वाकई आप इस बात से ताल्लुक रखते हैं क्या कि अगर वोटिंग परसेंटेज कम हो रहा है तो ये सत्ता पक्ष के लिए घंटी है, खतरे की घंटी? नहीं, मैं इसे इस तरीके से नहीं मानता जी। और जैसा दिलीप भाई ने कहा, चुनावी प्रक्रिया पे जो इन्होंने सवाल उठाए वो बिल्कुल जायज है। आज की तारीख में जब जिस तरीके से देश में डिजिटलाइजेशन हो रहा है, अभी हम लोग कोविड के दौर से गुजरे हैं, माइक्रो रूट तक जो माइक्रो ग्राउंड जो है वहाँ तक कोविड के इंजेक्शन डिजिटल तरीके से दे दिए गए, लोगों को सर्टिफिकेट बांट दिए गए, लोगों को टीके का वो उपलब्ध करा दिया गया। तो वोटिंग भी ऐसा किया जा सकता है। वोटिंग परसेंटेज कोई भी राजनीतिक दल कभी भी चुनाव प्रक्रिया पे ध्यान ही नहीं देता। अब मैं दूसरी बात पे आता हूँ कि जैसे लोग कहते हैं कि भाई मैं सेवा भाव के लिए राजनीति में आता हूँ। पार्टियां जो है, राजनीतिक दल जो है 15 दिन पहले उनको कैंडिडेट नियुक्त करती है, किसी दूसरे राज्य से उठा के तीसरे राज्य में उनको चुनाव लड़ा देती है। जब कैंडिडेट को यही नहीं पता है कि हमें चुनाव लड़ना भी है कि नहीं लड़ना है, 15 दिन में राजनीतिक माहौल बनाने के लिए ये चुनाव प्रक्रिया में ईवीएम की बात भाई ने उठाई। ईवीएम में अगर दोष है तो पूरे हिंदुस्तान भर में दोष होगा। ऐसा तो है नहीं कि कर्नाटक में ईवीएम सही है और यूपी में ईवीएम खराब है, या आसाम में सही है और गुजरात में खराब है। तो ईवीएम पे दोष देना, हो सकता है कि वो ईवीएम प्रणाली जो है, आजकल डिजिटलाइजेशन का माहौल है, हैक हो सकता है, सारी चीज़ें हैं, पर उसके लिए पूरा चुनाव आयोग पे प्रश्न चिन्ह लगा देना ये हमारे ख्याल से उचित नहीं है। क्योंकि ईवीएम पे सवाल हर वो पार्टी उठा रही है जो जहां से हार रही है। जहां जीतती है वहां ईवीएम की तारीफ नहीं करती कि ईवीएम की वजह से हम जीते। तो ईवीएम पे प्रश्न चिन्ह उठाना हमारे समझ से उचित नहीं।
अच्छा, एक सवाल मेरा आपसे और रहेगा कि आप बहुत लंबे समय से पत्रकारिता कर रहे हैं, आपने हर एक पार्टी के काम को बहुत करीब से देखा होगा। तीसरे चरण के चुनाव अगर हम गौर करें तो चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, दोनों के पास एक एक नेगेटिव है। सेक्स स्कैंडल बीजेपी के लिए गले के फांस बन चुका है और दूसरा मंत्री के पीआरओ के नौकर के घर से 30 करोड़ रुपए मिलना। तो ये चुनाव से पहले ये क्या मुद्दे जनता पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाल सकते हैं? नहीं, हमें नहीं लगता। इसलिए नहीं लगता कि जनता जिस तरीके से, अभी मैं अयोध्या दौरे से लौटा हूँ, दिलीप भाई ने भी ये बात कही कि बेरोजगारी और राम मंदिर और जिस आस्था के साथ लोग राम मंदिर के दर्शन करने आ रहे हैं रोजाना 1 से 1.5 लाख आदमी, जिस तरीके से चुनावी जनसभाओं में भीड़ इकट्ठा हो रही है, अगर वो सिर्फ वोट में कन्वर्ट हो जाए, चाहे वो राहुल जी की जनसभा हो, चाहे वो अखिलेश जी की जनसभा हो, बहन जी की जनसभा हो, मोदी जी की जनसभा हो, भीड़ को देखकर तो लगता है कि हर पार्टियां जीत रही हैं, क्योंकि वो वोट में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है। तो सारे राजनीतिक दलों को बैठकर ये चिंतन मनन करना होगा कि जो ये हमारी भीड़ आती है जनसभाओं में, ये वोट में कैसे कन्वर्ट होगी। उनके मतदाता के मन को समझना बहुत जरूरी है, जिस पे राजनीतिक दल कभी कोई काम नहीं करती। आरोप लगते रहे हैं कि पैसे देकर, शहर घुमाने के नाते या कुछ और प्रलोभन देकर भीड़ इकट्ठा कराई जाती है। कई ऐसे कार्यक्रम हुए हैं जिसमें बड़े बड़े नेता भीड़ न देख के नाराज हो गए हैं। तो कई ऐसे मुद्दे हैं जिसमें चीजें, क्योंकि कहीं भी चुनावी माहौल जो है, मैं एक थोड़ा सा आपका भी ध्यान मुस्कान जी दिलाना चाहूंगा। अभी राहुल गांधी जी ने भारत यात्रा की कश्मीर से कन्याकुमारी तक, सब चीज उनका पॉजिटिव रहा। पार्टी को उन्होंने खड़े करने का प्रयास किया, विपक्ष पे हमला बोला, सारी चीजें हुई। मेरा अपना मानना है कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक पदयात्रा के दौरान उन्होंने वहां की स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था और इंफ्रास्ट्रक्चर जरूर देखा होगा। उस पे उनका कोई बयान कहीं नहीं आया कि हाँ, बिहार के प्रांतों में स्कूलों की स्थिति बड़ी खराब है, यहाँ हम स्कूल बनवाएंगे, इलाज की व्यवस्था नहीं है। उड़ीसा या आसाम में आज भी लोग जो है वो बड़े शहरों की ओर भागते हैं, वहाँ हम क्या इंफ्रास्ट्रक्चर देंगे। उनका भी विजन, पदयात्रा की उन्होंने, मैं एक कार्यक्रम देख रहा था टीवी पे, तो उन्होंने कहा कि भाई राहुल ने पदयात्रा की है, इससे बड़ा जनाधार उनका बढ़ा है। जनाधार बढ़ाना और जनता के सरोकार को समझना, ये दोनों अलग अलग चीज है। जनाधार तो आप जनसभा की भीड़ देख के ही देख सकते हैं कि कौन कितना बड़ा जनाधार लेके आता है, और जब परिणाम आता है तो एकदम उलटफेर। तो इसलिए ये आंकलन करना बड़ा मुश्किल है। बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद आप दोनों ही मेहमानों का हमारे साथ इस गंभीर विषय पर अपनी राय रखने के लिए। तीसरे चरण का चुनाव अंतिम पड़ाव की ओर अग्रसर है। सुबह 7 बजे से वोटिंग की जो प्रक्रिया शुरू हुई है वो शाम 6 बजे तक चलेगी, जिसको लेकर लगातार हम लोगों से अपील कर रहे हैं कि आप घरों से बाहर निकले और अपने मत का इस्तेमाल करें, क्योंकि आपका एक एक मत देश के विकास के एक नई रास्ते को तय करेगा। वहीं लगातार जो देश के नेता हैं, ट्वीट के माध्यम से वो भी अपील करते हुए नजर आ रहे हैं कि आप बड़े पैमाने पर घरों से बाहर निकले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बसपा सुप्रीमो मायावती के साथ ही अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने भी ट्वीट करके लोगों से अपील की है। बहरहाल अब चुनाव दिलचस्प हो चुका है। जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे समीकरण बदल रहे हैं, मुद्दे बदल रहे हैं। अब इस बार क्या राम मंदिर के मुद्दे पर बीजेपी अपना जनाधार और बढ़ाने में कामयाब होगी या फिर इंडिया अलायंस की एकता बीजेपी को एक बड़ा डेंट देगी, ये फिलहाल बड़ा सवाल है। लेकिन प्राइम टीवी लगातार अपने दर्शकों से यही अपील करेगा कि आप घरों से बाहर निकलें, अपने मत का इस्तेमाल करें और चप्पे चप्पे और पल पल के अपडेट प्राइम टीवी लगातार आप तक पहुंचाता रहेगा। आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ और रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। प्रॉब्लम्स थी जो मेरे को स्टेप्स चढ़ते हुए प्रॉब्लम थी, वो अब आई थिंक सो 70% इज इम्प्रूव्ड। ठीक है, मेरे को एंकल में प्रॉब्लम थी एंड मेरे को नसेस मसल्स प्रॉब्लम थी, जो मसल्स में काफ़ी पेन रहती है, जो अब की इस टाइम पर एक बार मैंने लिया, मैं लास्ट टाइम आया था, उसके बाद मैं अब दोबारा आया हूँ, तो एज ए 70% इज इम्प्रूव्ड, जो कि डॉक्टर नहीं कर सका।
मैंने हाँ मतलब मैं गंगा राम के हॉस्पिटल के डॉक्टर से तकरीबन 2 साल तक ये ट्रीटमेंट करा था कि उनको समझ ही नहीं आया ये प्रॉब्लम क्या है। दैट इज अब बेटर है।